हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम एनसीईआरटी फिंगर टिप को सॉल्व कर रहे हैं। हम इसमें जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ डिटेल कंसेप्ट के भी ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कोज इज नोन एज। हमें बतानी है फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम जो कि मोशन के साथ डील करती है बिना इसके कोज को जाने। मतलब कि मोशन हो रही है लेकिन किस कारण से हो रही है उसके बारे में वो डील नहीं करती है, वो सिर्फ मोशन के साथ डील करती है। तो ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पाथ लेंथ हमारा डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल तरह से सही है। सेकंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पाथ लेंथ के बराबर होता है। पाथ लेंथ तो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज, तो ऑलवेज वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है और हमें गलत ही बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट आगे की स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट सी में बोला गया, द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट वेयर एज द पाथ लेंथ डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ फॉलोड। तो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमारा पूरे पाथ जो भी उसने कवर किया उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो नेगेटिव भी हो सकती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी और गलत स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। हमें जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बतानी क्या होती है और हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के होता है, इसलिए इन दोनों की जो रेशियो होती है वो या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन जो है वो 1 की हो सकती है। वो इक्वल के 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू और मोर देन 1। जो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो होती है वो या तो 1 हो सकती है और या फिर 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी नहीं हो सकती। अगर हमसे पूछा होता है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो, अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता और डिस्टेंस नीचे होता तो हमारा आंसर होता इक्वल टू 1 और लेस देन 1। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म ऊपर है। अगर डिस्टेंस ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है रेशियो में तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, डिस्टेंस में और मे नॉट, डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट भी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। When a particle return to its starting point, its displacement is not zero। अगर कोई पार्टिकल अपनी वापिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट जीरो, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवार्ड्स द ईस्ट देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज। अगर एक आदमी नॉर्थ में 10 मीटर जाता है फिर ईस्ट में जो है वो 20 मीटर जाता है, हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
पहले वो नॉर्थ में जा रहा था मतलब इस डायरेक्शन में वो 10 मीटर गया, फिर वो ईस्ट में गया 20 मीटर, इधर जो है वो 20 मीटर गया। उसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो बी बेस कितना है, बेस भले आप 10 ले लो भले 20 ले लो कोई फर्क नहीं है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, 400 प्लस 100 करेंगे तो 500 आएगा, 500 का रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ ड्रंक इज walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit after। हमें बोला गया कि कोई एक शराबी है जो कि सड़क पे चल रहा है, वो 5 स्टेप आगे लेता है और 3 स्टेप जो है वो पीछे लेता है। हर स्टेप जो है वो उसका 1 मीटर का है और हर स्टेप को लेने में वो 1 सेकंड का टाइम लेता है। हमें बताना है कि 11 मीटर बाद 11 मीटर दूर एक खड्डा है, उसमें जो है वो शराबी उस खड्डे में कितने टाइम बाद उस खड्डे में जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है 5 स्टेप आगे जाता है, 1 2 3। पहले हम इसको 11 बना लेते हैं क्योंकि 11 मीटर दूर है और हर स्टेप जो है वो 1 मीटर का है, मतलब कि टोटल 11 स्टेप्स में जो है वो 11 मीटर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे जो है वो हमारा 11वें स्टेप पे जो है वो पिट है जहाँ पे उसे गिरना है। तो अब वो क्या कर रहा है 5 स्टेप आगे जाता है, 1 2 3 4 5 स्टेप आगे चला और 3 स्टेप जो है वो पीछे आ गया, मतलब कि उसने जब 8 स्टेप चले 5 आगे की तरफ, 5 आगे चलने में उसको कितना टाइम लगा 5 सेकंड का, फिर 3 पीछे चलने में उसको कितना टाइम लगा 3 सेकंड का, टोटल टाइम उसको कितना लगा 8 सेकंड का। और उस टोटल टाइम 8 सेकंड में वो कितने स्टेप आगे गया 2 स्टेप आगे गया, 5 आगे चला था 3 वापिस पीछे आने के कारण ओवरऑल जो है वो सिर्फ 2 ही स्टेप चला है। कितने टाइम में 5 आगे जाने के लिए और 3 पीछे जाने के लिए टोटल टाइम लिया 8 सेकंड का, मतलब कि वो हमारा जो शराबी आदमी है वो क्या कर रहा है, वो 8 सेकंड के अंदर टोटल 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही उसको कितने स्टेप्स आगे बढ़ने होंगे 6 स्टेप्स जब वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां स्टेप जो है वो उसका खड्डे में जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। यहाँ पे उसके पूरे 5 स्टेप पूरे हो रहे हैं, मतलब कि ये स्टेप पूरा 6 स्टेप पूरा करने में वो कितने टाइम लेगा, 2 स्टेप पूरा करने में वो 8 सेकंड का टाइम लेता है। 6 स्टेप कंप्लीट करने में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, मतलब कि वो 6 स्टेप कंप्लीट करने में 24 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद आगे के 5 स्टेप कवर करेगा, वो फिर खड्डे में गिरेगा तो टोटल उसके हो जाएंगे 29 सेकंड। तो उसको 29 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट होगा। कैसे किया, वो 8 सेकंड के अंदर 2 स्टेप कवर करता और 6 स्टेप उसको कवर करने ऐसे आगे पीछे होके, क्योंकि 6वें स्टेप के बाद जब वो आगे 5 स्टेप कवर करेगा तो वो 5वें स्टेप में खड्डे के अंदर गिर जाएगा, फिर वो वापस मुड़ के नहीं आएगा। इसलिए पहले के 6 स्टेप्स चलने के लिए वो जो है वो पहले 5 स्टेप आगे चलेगा, 3 स्टेप करेगा, ऐसे फिर वो 2 स्टेप चला, फिर ऐसे ही 2 स्टेप चलेगा, फिर अगली बार फिर से 2 स्टेप चलेगा, तो टोटल उसको 24 सेकंड का टाइम लगेगा 6 स्टेप्स कंप्लीट करने में। और आगे के 5 स्टेप तो वो 5 सेकंड में ही कंप्लीट कर लेगा, तो 24 + 5 जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन है। हमारे पास फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है वो आदमी के एक्स एक्सिस पे गिवन है। हमें बताना है कि कौन सा हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें पहले के केस में, तो हमारे पास 7 माइनस का 3, तो ये टोटल 10 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। अगर दूसरे में चेक करें तो -3 -7, तो माइनस प्लस माइनस का 10, तो हमें सेकेंड वाले स्टेप में जो है वो
नेगेटिव मिल रही है। एक बार थर्ड में भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में 3 -7, तो यहाँ से हमें प्लस की मिलेगी। तो सिर्फ सेकंड ही ऐसा होगा जहाँ से हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। हमें बी ऑप्शन, बी जो बी पेयर है उसके अंदर जो है वो हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, तो ये भी गलत है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, ना कि डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे पाथ लेंथ जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव अ जीरो स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट्स गलत है, पहली, तीसरी और चौथी। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। स्टेटमेंट में बोला है हमारे पास, द अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OP एज शोन इन द फिगर, इट मूव्स फ्रॉम O टू P इन द 18 सेकेंड। O से P तक जाने के लिए उसको 18 सेकेंड का टाइम लगता है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q, उसके बाद P से Q तक वापस आने में उसको 6 सेकेंड का टाइम लगता है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार। हमें बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है रिगार्डिंग द मोशन ऑफ ए कार। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P एंड कम बैक टू Q इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमें पहले में पूछा कि एवरेज स्पीड कितनी है O से लेके Q तक के लिए, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा, तो इसका निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, O से P तक का डिस्टेंस जो है वो 360 है। उसके बाद P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 120 है। टोटल टाइम कितना लिया, 18 सेकेंड O से P तक जाने के लिए। उसके बाद 6 सेकेंड, मतलब कि ये हो गया हमारे पास, ऊपर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 24। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P एंड कम बैक टू द Q इज 10 सेकेंड। हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है O से लेके Q तक के लिए, तो हमें, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, O से Q तक का डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारे पास 240। इसको कवर करने में उसने टाइम कितना लिया, 18 आगे तक जाने के लिए, फिर 6 वापस आने के लिए, मतलब कि टोटल 24 का। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। थर्ड स्टेटमेंट है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P एंड कम बैक टू द O से P तक जाने के लिए, और फिर पहले O से P तक गया और फिर P से वापस O तक आने के लिए उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 20 है। तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। तो लास्ट वाला डी ऑप्शन है हमारे पास, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P एंड कम बैक टू O इज 20। वो जहाँ से चला था वापस वहीं पे आ गया, O से चला था और वापस O पे ही आ जाता है जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है, या फिर जब ऑब्जेक्ट वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाती है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो हमारी वेलोसिटी भी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O टू O से वापिस O तक आने के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमारी जीरो होगी, नॉट 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। जो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A cyclist moving on a circular track of radius 40 meter completes half a revolution in 40 सेकेंड, its average velocity is। हमें बोला गया है कि वो एक साइकिलिस्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है जिसका रेडियस 40 मीटर है, वो आधी रेवोल्यूशन को 40 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है कि कितनी होगी। अब सर्कुलर ट्रैक है, उसका ये वाला जो होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका कितना हो गया, हाफ सर्कल ही कंप्लीट किया उसने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसके यहाँ तक पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है 2r, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। और यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में उसने टाइम कितना लिया, उसने लिया 40 सेकेंड का टाइम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The position of an object moving along the x-axis is given by x is equal to a plus bt का square, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square and t measured in seconds. The average velocity of the object between t is equal to 2 second and t is equal to 4 सेकेंड। हमें वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें पहले डिस्टेंस निकालना होगा कि जब टाइम 2 था उस टाइम डिस्टेंस कितना था, फिर जब टाइम 4 हो गया उस टाइम डिस्टेंस कितना था। तो उसके लिए हमें वैल्यूज पुट करनी होगी डिस्टेंस के एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमारे पास डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 8.5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2.5 टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। पहले हम t इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.5 प्लस t का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 18.5। तो जब टाइम 2 सेकंड था उस टाइम हमारा डिस्टेंस आ गया 18.5। अब जब टाइम जो है वो 4 सेकंड था उस टाइम निकाल लेते हैं। 8.5 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा प्लस यहाँ पे हम t की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.5। अब हमें क्योंकि जो है वो वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। एक डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस आया हमारे पास 48.5 और इनिशियल डिस्टेंस आया हमारे पास 18.5। दोनों को माइनस करके टोटल टाइम उसने कितना लिया, फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 2। 48 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो हमारी जो वेलोसिटी रहेगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया, दोनों डिस्टेंस निकाल लिया, फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस। फिर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दोनों डिस्टेंसेस को माइनस किया, दोनों टाइम को माइनस किया और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following graph represent the position time graph of a particle moving with the negative velocity? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ का कौन सा ग्राफ जो है वो हमें नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। अब टाइम पहले ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले ग्राफ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। सेकेंड ग्राफ में जैसे जैसे जो है वो
टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो उसकी डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। इसमें जो है वो पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब कि ये रेस्ट में होगा, और डी में भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें नेगेटिव बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी में, ग्राफ बी जो है वो उसमें पोजीशन धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉडी moving along a straight line travels 1/3 of the distance with the speed of 3 meter per second. The remaining distance is covered with the speed of 4 meter per second for half the time and 5 meter per second for the other half of the time. The average speed during the motion. हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉडी जो है वो टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट जो है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ कवर करती है, और जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आधे टाइम के लिए वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और आधे टाइम के लिए वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलती है। हमें बतानी है कि उसकी पूरा ओवरऑल जर्नी में जो है वो एवरेज स्पीड कितनी रही। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि कोई डिस्टेंस है, सपोज ए और बी का जो डिस्टेंस है, ए पॉइंट और बी पॉइंट में टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि कैपिटल डी है, उसका 1/3, सपोज यहाँ तक का डिस्टेंस 1/3 क्या हो जाएगा, d/3। ये डिस्टेंस उसने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया। आगे का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d माइनस d/3। इस डिस्टेंस को उसने हाफ ऑफ टाइम में जो है वो दो अलग अलग स्पीड से किया। फर्स्ट हाफ की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड हाफ की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम दोनों के लिए सेम है। अगर इसमें भी टी टाइम लिया तो इसमें भी टी टाइम ही लिया है, दोनों के लिए टाइम सेम है, और जो है वो डिस्टेंस अलग अलग कवर किया होगा। हमें जो है वो स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास कैपिटल डी है, हमने टोटल डिस्टेंस पूरा का पूरा कैपिटल डी निकाल लिया। अब हमें जो है वो टोटल टाइम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए से यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो है वो कितना टाइम ले रहा है। सपोज ये यहाँ पे t1 टाइम ले रहा है, तो t1 टाइम क्या आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, d/3। स्पीड कितनी थी 3 की, तो उसने टाइम कितना लिया, d/9 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया t1 टाइम। आगे क्योंकि उसने सेम टाइम लिया तो हम इसको t2 कंसीडर कर लेते हैं दोनों के लिए। और बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस हो गया d माइनस d/3। इस बचे हुए डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया गया, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। तो पहले उसकी स्पीड 4 की थी, तो 4 इंटू टाइम हम मान रहे हैं कि t2 लिया, प्लस दूसरी स्पीड उसकी कितनी थी, 5 की थी, टाइम हम फिर से मान रहे हैं कि t2 लिया। अब ये हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2d/3 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 9t2। तो t2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2d डिवाइडेड बाय 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। ये आ गया हमारे पास सेकेंड टाइम। लेकिन ये t2 टाइम जो है वो दो अलग अलग, 2 बार है ये, मतलब कि टोटल जो है ये 2t2 हो जाएगा। अब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमने डी ले रखा है, और टोटल टाइम हमने t1 प्लस 2t2। 2 बार क्यों लिया, क्योंकि ये 2 टाइम थे, पहले हाफ का और सेकंड हाफ का, इसलिए इसको ऐड किया तो ये हमारे पास t2 हो गया। ये हो गया d डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू हमारे पास है d डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 इंटू t2 की वैल्यू क्या है, 2d डिवाइडेड बाय 27। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 27 ही आ जाएगा। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 यहाँ आ गया हमारा 3d, प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 4d। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7d, और ये ऊपर चला जाएगा 27, d से d कैंसिल हो गया। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 बचा 6,
7 8 जा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.8 मीटर पर सेकंड। 3.8 मीटर पर सेकंड जो है वो एवरेज स्पीड रहेगी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3.8 है हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट है हमारे पास, A boy walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly returns and walks back with a speed of 7.5 km per hour. What is the average speed and the average velocity of the boy between time t is equal to 0 से लेके t is equal to 50 मिनट? हमें बोला गया कि एक लड़का है जो कि अपने घर से चला सीधे सड़क से, उसकी मार्केट जो है वो उसके घर से 2.5 किलोमीटर की स्पीड 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और वो स्पीड जिस स्पीड से वो गया वो था 5 किलोमीटर की स्पीड से। हमें उसने देखा मार्केट पहुंच के कि मार्केट बंद है, तो उसी टाइम वापस आ गया और वापसी जो है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। टाइम है हमारे पास, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके 50 मिनट के लिए। पहले तो हम ये देखेंगे कि उसको मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो उसको मार्केट पहुंचने में, उस मार्केट जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर की स्पीड से चला, मतलब कि उसको टाइम लगा होगा 30 मिनट का। आधे घंटे में 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर उसने 2.5 किलोमीटर का, एक घंटे में अगर 5 कर रहा है तो आधे घंटे में वो 2.5 करेगा, मतलब कि मार्केट पहुंचने में उसको लगा टाइम 30 मिनट का। अब वापसी जब वो आया, वो वापसी आया 7.5 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब कि तीसरा हिस्सा उसने अब कवर करना है, और एक घंटे का तीसरा हिस्सा हो जाएगा 20 मिनट, मतलब कि उसको रिटर्न का टाइम t2 जो है वो उसको लगे 20 मिनट। तो टोटल टाइम उसका कितना हो गया? 50 मिनट। टोटल टाइम उसका हो गया 50 मिनट, और हमें 50 मिनट में ही बताना है क्योंकि वो जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया 50 मिनट के अंदर अंदर। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो तो होगी 0। तो हमारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं। एक तो हमारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्पीड भी 0 कर रखी है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 6 है जो कि पॉसिबल नहीं है, स्पीड की वैल्यू 0 दे रखी है जो पॉसिबल नहीं होता। ऑप्शन डी एलिमिनेट है क्योंकि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए थी लेकिन 6 दे रखी है, तो अब हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो, तो आपका यही आंसर आएगा। अदरवाइज हमें वहाँ पे अपना टाइम बचाना होता है, तो हमें अपने थोड़ा ध्यान देना है ऑप्शंस के ऊपर भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर्स, जो कार का स्पीडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करके देखता है पर्टिकुलर टाइम की। उस पर्टिकुलर टाइम की जो स्पीड होती है वो हमें स्पीडोमीटर के अंदर नजर आती है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ ए कार इन, जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड, जो कार है वो किलोमीटर पर आवर में जो है वो मेजर करता है स्पीड को, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। स्पीडोमीटर जो है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू? एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी? द स्पीड इज 0, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसकी स्पीड 0 नहीं हो सकती है। इट्स एक्सीलरेशन इज 0, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी एक्सीलरेशन जो है वो 0 हो रहेगी। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 एंड बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स। द इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है एट t इज इक्वल टू 0। यहाँ सेम ये क्वेश्चन यहाँ पे भी था, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन वहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी थी, यहाँ पे जो है वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी डेरिवेटिव करेंगे। डिस्टेंस की हमें डेरिवेटिव करनी है। डिस्टेंस है हमारे पास xa प्लस बी टी का स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दो। डिस्टेंस की डेरिवेटिव करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। कांस्टेंट ए जो है वो कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, प्लस बी को ऐसे रखेंगे। टी स्क्वायर की जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो आ जाएगी 2t। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 2bt। अब बस हमें टाइम की वैल्यू पुट करनी है। वेलोसिटी क्या आई थी, वेलोसिटी आई थी हमारे पास 2bt। b की वैल्यू क्या है, b है हमारे पास 2.5 और टाइम है हमारे पास 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a इज 15, b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसकी पहले डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो मैं सीधा यहाँ पे डेरिवेटिव करके लिख रहा हूँ। a जो है वो कांस्टेंट है, टाइम की डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस bt स्क्वायर की डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2bt। अब टाइम हमें कितना दिया, टाइम हमें 3 सेकेंड दिया, तो सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 15 प्लस 2 ऐसे, b की वैल्यू है हमारे पास 3 और टाइम की वैल्यू भी जो है वो है 3। तो ये हो गया 15 प्लस 3 3 9, 9 प्लस 2 करेंगे, सॉरी 9 इंटू 2 करेंगे 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 33। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 3 सेकंड के ऊपर होगी, 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स नोट माइनस एक्स नोट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। क्योंकि x जो है वो एक कांस्टेंट होगा तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगी। माइनस एक्स नोट को ऐसे रखेंगे। ई ऑफ एक्सपोनेंशियल की जो डेरिवेटिव होती है वो सेम रहती है। पावर की जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का के। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा के एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। क्योंकि हमें बोला कि वो किस स्पीड के साथ स्टार्ट होगा, मतलब कि टाइम जो है वो 0 है। अगर हम टाइम को 0 पुट कर देंगे तो ये सारा टर्म जो है ये 1 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 1 हो जाएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या बच जाएगी, हमारे पास जो है वो वेलोसिटी बच जाएगी के इंटू एक्स नॉट। के इंटू एक्स नॉट मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट